कह रही है कि आखिर जुबान फिसलने के मामले में धारा 153 कैसे लगाई जा सकती है, क्योंकि यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषा के खिलाफ टिप्पणी करके समाज में द्वेष पैदा करता है। जबकि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता का गलत नाम ही तो लिया था, तो असल में यह दलील कांग्रेस पार्टी की सही नहीं है। यह मामला क्या है, अब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता जिस वर्ग से आते थे उसे मोड़ घांची तेली कहते हैं और इस जाति को भारत सरकार द्वारा ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है और इस हिसाब से प्रधानमंत्री के पिता का नाम गलत लेना उस जाति पर टिप्पणी है जिससे पूरा एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में आईपीसी की धारा 153 लगाना गलत नहीं है और यह बात असम पुलिस ने भी कही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत में अब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह आरोप सही है? सच यह है कि ऐसे ही मामलों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बीजेपी और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती आई हैं और दूसरे विपक्षी दलों की राज्यों की सरकारों ने भी ऐसा ही कई बार किया है। कुछ उदाहरण आज मैं लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकारें या विपक्ष की सरकारें इन्हीं धाराओं के अंदर लोगों को लगाकर अंदर कर देती हैं तब कोई बात नहीं होती। अब देखिए, मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया था जो धाराएं पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गईं और उस पत्रकार की गलती सिर्फ यह थी कि उसने अपने एक लेख में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल पर एक व्यंग कर दिया था। जून 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2020 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने के लिए एक व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था और बड़ी बात यह कि उसके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र में ही एक नहीं 10 एफआईआर दर्ज हुई थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपमान करने के लिए और उन सभी एफआईआर में वही सारी धाराएं लगाई गई थी जो आज पवन खेड़ा के खिलाफ लगी हैं। और यही बात सिर्फ कांग्रेस राज्यों में नहीं है, दूसरे राज्यों पर भी नजर डालिए। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने एक कार्टून के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी और इस कार्टून को अपने एक दोस्त को भेज दिया था। और यूपीए सरकार में भी इसी तरह के अनेक मामले पहले दर्ज हो चुके हैं। ये सब उन लोगों की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं जो ऐसे ही मामलों में दूसरी जगहों पर पश्चिम बंगाल में अरेस्ट हो चुके हैं, दूसरे राज्यों में अरेस्ट हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इस तरह के मामलों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकारों के जरिए इन्हीं धाराओं में केस दर्ज कराती है तब लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं आता। लेकिन यहां एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे मामले अक्सर राजनीति से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए सभी पार्टियों को सोच समझकर इन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे एक पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने जो अपने आप को बहुत बड़े लॉयलिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फर्जी एफआईआर असम में दर्ज करके और पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में प्रावधान डालना चाहा वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डिप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? सुप्रिया श्रीनेश जैसे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आज वो पूरी शिद्दत के साथ अपने साथी पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। सुरजेवाला जो हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ अपने साथी पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। आज इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि पवन खेड़ा इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और सुप्रिया जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो तो आने वाले समय में भी प्रवक्ता बनी रहेंगी ऐसे ही, लेकिन पवन खेड़ा आज प्रवक्ता से नेता बन गए हैं।
अब आप पवन खेड़ा की ये तस्वीरें देखिए जो उनकी गिरफ्तारी के बाद की हैं, और इन तस्वीरों में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर नजर आएगा। आज के आज ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। देखिए, जब वो बाहर निकले आपको उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे अब तक वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज कहीं जाकर उनकी तपस्या पूरी हुई है। पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, तब उन्होंने निराश होकर एक ट्वीट किया था, यह कहते हुए कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज उनकी तपस्या पूरी हो गई। 55 वर्ष के पवन खेड़ा का राजनीतिक जीवन 25 वर्षों का है, और बड़ी बात यह है कि इन 25 वर्षों में भी 15 वर्ष उन्होंने दिल्ली की सरकार के लिए काम किया था। वर्ष 1998 में जब शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने पवन खेड़ा को अपना राजनीतिक सचिव बनाया, और पवन खेड़ा इस पद पर 15 वर्षों तक रहे। 15 वर्षों तक उन्होंने शीला दीक्षित के साथ काम किया, और 2013 में जब शीला दीक्षित सत्ता से बाहर हुई, तब उन्होंने जो है पवन खेड़ा ने यह राजनीतिक सचिव की नौकरी छोड़ी और फिर कांग्रेस पार्टी में अपने लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू की। पवन खेड़ा के राजनीतिक जीवन को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें जिस जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब वो शीला दीक्षित के सामने झुककर एक फाइल लेकर खड़े हुए हैं। ये हैं पवन खेड़ा उस जमाने में जब शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी और वो उनके सेक्रेटरी थे। कांग्रेस पार्टी में पवन खेड़ा का आखिरी बार सबसे बड़ा प्रमोशन 2018 में हुआ था, जब उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया था, और बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी की पब्लिसिटी कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। और इसके बाद पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि उनकी तपस्या से उन्हें राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर आज लगता है कि उनकी तपस्या पूरी हुई है।